हेलो दोस्तों, कैसे हो यार सभी लोग। मेरा नाम है निकित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नेक्स्ट स्टेप एकेडमी के अंदर। भाई सही बात है, हम लोग अभी मैथ्स का जो सेशन है हमारा वो स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, मतलब ये है कि भाई मैथ्स अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे चैप्टर्स अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में मैथमेटिकल लॉजिक, सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स होंगे, जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगी, वो सारे कंसेप्ट और जो सारे क्वेश्चंस है वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करवा के लेंगे। और आपके जितने भी, जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था, एग्जाम पास में आ रही है, क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। राइट, अब इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीज़ों को समझते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन टाइप भी ये रहेगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिससे रिलेटेड हम जैसे बोलते हैं ना क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड होता है, उन सब चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे देखा जाए तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसी बात होती है। 80 मार्क्स है, 100 मार्क्स है हमारे। ठीक है, तो हर किसी का टारगेट अलग अलग होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोले सर पास करवा दो बस यार, आप हमको है ना, हमारी नैया पार लग जाए, बस हमारा काम हो गया। ऐसे भी कुछ लोग हैं। राइट, तो अगर कोई भी टाइप के लोग हो यहाँ पे, ठीक है, जो स्कोर करना चाहते हैं, जो पास होना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपैरेटिवली जैसे कैलकुलस वाले पार्ट से अगर इसको कंपेयर करोगे, तो जो डिफिकल्टी लेवल है इसका थोड़ा सा कम होता है। तो यूं कहो कि ये थोड़े फ्री वाले मार्क्स है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, जैसे आप लोग जानते हो पिछले साल ये जो है, ये कुल मिला के 7 मार्क के लिए था। तो आप ये कह सकते हो टोटल 6 to 8 मार्क्स के लिए जो है ये चैप्टर एग्जाम में आएगा, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है हम लोग को ये समझ के लेते हैं। भाई ये जो चैप्टर है ना, एक थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, तो एक लॉजिक डेवलप करने का काम करता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं मैथमेटिक्स की, जब हम लोग बात करते हैं तो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉजिकल रीजनिंग बोलो या जो लॉजिकल मेंटालिटी है वो थोड़ा सा डेवलप करता है। ठीक है, और इसीलिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट भी है हर किसी की लाइफ में। आप डॉक्टर बनिए, आप कोई भी प्रोफेशन लाइफ में चूज करिए, भाई मैथ्स इंपॉर्टेंट है ही। राइट, बिकॉज इट डेवलप्स दैट लॉजिक। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब थोड़ा सा हम लोग मुद्दे पे आते हैं, इधर उधर की बातें कम करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एंड लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एकदम स्वीट एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं, तो जो सर्किट्स होती है, ठीक है, स्विचिंग सर्किट्स वाला जो पार्ट है, राइट, फॉर एग्जांपल अब ये जो एप्लीकेशन है इसका इन स्विचिंग सर्किट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन हर साल यहाँ पे एक ना एक ठीक है। अब ये जो स्विचिंग सर्किट वाला पार्ट है, इस स्विचिंग सर्किट के अंदर एक तो आपको बोला जाएगा कि कोई अल्टरनेटिव सर्किट इसमें बनाओ। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, कितने मार्क्स को पूछा गया है। मान लो अगर 4 मार्क के लिए पूछा गया है, तो वो बोलेंगे कि भाई आप जो सर्किट दिया रहेगा उस सर्किट के हिसाब से एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनाइए, और उसका एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट बना के दो, एक अल्टरनेटिव स्विचिंग सर्किट यहाँ पे बना के दो। ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्क के लिए अगर पूछा गया तो बहुत इजी, मतलब 4 मार्क्स हो जाते हैं वहाँ पे वो। और ये 4 मार्क्स इजीली आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। पिछले साल क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेट पर क्वेश्चन आया था। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं बेसिकली। पिछले साल आया था, उसके पिछले साल नहीं आया था। राइट, तो इसका मतलब ये है कि ये साल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए। अगर ये पैटर्न यहाँ पे बरकरार रहता है, एवरी अल्टरनेट ईयर अगर वो क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछ रहे हैं, तो मे भी इस साल क्वेश्चन ना आए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को पता रहना बड़ा जरूरी है। राइट, अब उसके अंदर जो ट्रुथ टेबल है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ट्रुथ टेबल से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्टेटमेंट्स आपको दिए रहेंगे, उससे रिलेटेड आपको ट्रुथ टेबल बना के उसको इक्विवेलेंसी जो होती है वो प्रूव करनी है भाई यहाँ पर। ठीक है,
तो इक्विवेलेंस से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। यूजिंग द ट्रुथ टेबल हम लोग को क्या करना है, वो इक्विवेलेंसी यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी। इस हिसाब से यहाँ पर जो है क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो मैक्सिमम मैं आपको बोलूँ, एक है 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन। मतलब एक होगा कि भाई जैसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है या मल्टीपल चॉइस जैसे होता है, वहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे आने की संभावना है। उसके बाद जो 2 मार्क के क्वेश्चन वहाँ पर भी आने की संभावना है। उसके बाद एक तो 3 मार्क के लिए एक आएगा, नहीं तो 4 मार्क के लिए आएगा, राइट? तो 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आने तो तय है। ठीक है? अब आप बोलोगे सर 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए, राइट? तो 3 मार्क के क्वेश्चंस है, उसके लिए अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर एक तो इक्विवेलेंसी का क्वेश्चन आ सकता है या फिर स्विचिंग सर्किट का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट? ये तो फिक्स है, मतलब इसके बाहर तो आएगा नहीं, मतलब इसका तो गारंटी मैं ले सकता हूँ। स्विचिंग सर्किट या फिर जो इक्विवेलेंसी के जो स्टेट क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऊपर 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो ट्रुथ टेबल है या फिर ये जो क्वांटिफाइज या क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स यहाँ पे होते हैं, उससे रिलेटेड 2-2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है? वो हम लोग अब डिटेल में यहाँ पे पढ़ने ही वाले हैं। डुअल, अगर मान लो कई बार एग्जाम में आया था कि भाई एक स्टेटमेंट दिया था, उसका डुअल जो है वो पता करना था, राइट? 2 मार्क के लिए वो आया था, तो इजी रहता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, जो कि हम लोग सब अभी पढ़ने वाले के कर। ये हमारा एक पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 के अंदर हम लोग कई सारे क्वेश्चंस वो सॉल्व करके, ठीक है? मेजरली मैं आपके लिए इक्विवेलेंसी, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिजेंसी, ये जो है ना, ये इजी वाले पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। और एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक्स टू स्विचिंग सर्किट्स जो है, उससे रिलेटेड हम लोग पार्ट 2 के अंदर कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, दैट एग्जाम में आपके ये 7 से 8 मार्क जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। 100% आप ये मार्क्स लेके आओगे, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। स्टेटमेंट्स की जब हम लोग बात करें, भाई देखो स्टेटमेंट्स क्या होती है, राइट? इट इज कॉम्बिनेशन, राइट? एक मतलब स्टेटमेंट्स, राइट? एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि भाई स्टेटमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट है वो इन्वॉल्व है, ठीक है? अब इसमें कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक स्टेटमेंट होगा जिसके ऊपर डिपेंडेंट अगला स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आउटकम वहां पे आ रहा है, राइट? तो मान लो कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो वो इंटरोगेटरी स्टेटमेंट, अगर कोई ऐसा सरप्राइज वाला पार्ट है तो वो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया, या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट होगा विच इज डिफाइनिंग सर्टन वर्क, ठीक है? तो एक तो वो स्टेटमेंट सही होगा या फिर वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। दो पॉसिबिलिटी है, आई मीन देखो, इन जनरल लाइफ एज वेल जब हम लोग बात करते हैं, आइदर वी कैन स्पीक द ट्रुथ और वी कैन लाई। तो स्टेटमेंट क्या होगा, एक तो सही होगा या गलत होगा, ट्रू या फॉल्स, राइट? ये होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स यूज करते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं। पहला स्टेटमेंट मे बी इट कैन बी अ हाइपोथेसिस, बट जो दूसरा स्टेटमेंट होता है कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन दैट हाइपोथेसिस, उसका वो रिजल्ट वहाँ पे होता है, राइट? तो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे होते हैं। तो किस तरीके से स्टेटमेंट्स यहाँ पे होता है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटीज यूज करते हैं, उसके हिसाब से स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हम लोग डिफाइन कर पाते हैं बेसिकली। एक तो एक होता है सिंपल स्टेटमेंट होगा, एक होगा कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, है ना? अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट। जैसे सिंपल स्टेटमेंट में क्या है भाई, हम लोग एक सिंपल साधारण सा स्टेटमेंट है, और भाई इट इज डिफाइनिंग सर्टन थिंग, ठीक है? एक तो वो सही होगा या गलत होगा, ठीक है? कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर भी क्या होने वाला है यार, एक से ज्यादा जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ रहेंगे, ऑब्वियसली इट विल बी कनेक्टेड विद सर्टन थिंग्स, राइट? कनेक्टिविटी कुछ ना कुछ इसके अंदर यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या होती है, राइट? अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे समझोगे, राइट, तो सिंपल स्टेटमेंट्स होंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट में जैसे मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ भाई, एक से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट, दो सिंपल स्टेटमेंट, तो यार इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे बनने वाला है, ये हमको पता है, ठीक है? अब
कंजंक्शन हो गया, फिर बाद में जैसे डिसजंक्शन है, ये सब एक-एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भाई। अब स्टेटमेंट की जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, कंपाउंड स्टेटमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन कनेक्टिविटीज़, राइट? अब कनेक्टिविटीज़ मतलब क्या है भाई, कि भाई 2 स्टेटमेंट कुछ ना कुछ तो काइंड ऑफ 2 स्टेटमेंट्स को हम लोग वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट देम टू ईच अदर। अब कंजंक्शन मतलब क्या? तो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट देम विथ एंड। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, पर्टिकुलरली ये जो सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड एस, ठीक है? कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सिंबल है तो ये बोलता है कि भाई जब दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे है, ठीक है? जब दो स्टेटमेंट्स जोड़ में, एंड बेसिकली क्या बोलता है ये समझाता हूँ आपको सिंपल। देखो ये लेक्चर हमारा एकदम सिंपल, हमारी घरगुती जो लैंग्वेज होती है, घरेलू लैंग्वेज जो होती है, उसके अंदर होगा। ज़्यादा मैं डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे यूज़ वाला हूँ नहीं, अपनी अपनी लैंग्वेज में यूज अब हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? अब देखो एंड का क्या कहना है, जब भी ये सिंबल आपको दिखे, ठीक है, तो भाई ये समझ लेना, इसका ये कहना है कि भाई जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, ठीक है? अब ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, ये एक कनेक्टिविटी है, ये दो स्टेटमेंट के बीच का क्या है, कनेक्टिविटी है, ठीक है? तो इसका क्या कहना है, इसका ये कहना है कि जब दोनों स्टेटमेंट सही होंगे तभी उसका जो रिजल्ट है वो सही होने वाला है, ठीक है? वो दोनों स्टेटमेंट जब तक सही नहीं है तब तक मैं जो हूं, ठीक है, तब तक उसका जो आउटकम है वो सही नहीं होगा, ठीक है? अब देखो सिंपल सी बात है, P और Q ये दो स्टेटमेंट है, ठीक है, और एंड से उनको जोड़ा गया है, ठीक है? अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, भाई जब तक P और Q दोनों ट्रू नहीं है तब तक वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ठीक है? अब देखो ये जो ट्रुथ टेबल है बेसिकली, थोड़ा सा ट्रुथ टेबल को भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो P एंड Q, ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, अब एक तो P ट्रू हो सकता है या P फॉल्स हो सकता है, ठीक है? अब जब हम लोग इसको लिखते हैं, जैसे P और Q दो स्टेटमेंट, अब दो से ज्यादा स्टेटमेंट जब आएंगे तो वो उसका जो लेंथ है वो भी बढ़ेगा, ठीक है? तो वो भी हम लोग आने वाले पार्ट में देखेंगे, जब आर मतलब तीसरा स्टेटमेंट जब ऐड होगा तो उसमें क्या चेंजेस होंगे वो तो हम लोग देखने ही वाले, ठीक है? अब यहाँ पे ये समझ लो, अब हाइपोथेटिकली यहाँ पर क्या बोल रखा है, भाई पी एंड क्यू ये दो स्टेटमेंट्स है, राइट? अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, भाई चार पॉसिबिलिटीज है, आइदर पी ट्रू होगा या पी फॉल्स होगा, वैसे ही क्यू ट्रू फॉल्स, ऐसे चार पॉसिबिलिटी। तो इनका कहना ये है, एंड का कहना ये है, ये जो एंड सिंबल है इसका कहना ये है कि भाई मैं जब जब तक दोनों स्टेटमेंट, जब तक दोनों स्टेटमेंट है तब तक हमारा जो आंसर है वो, ठीक है? मतलब जब P एंड Q ट्रू होंगे तो जो स्टेटमेंट होंगे वो ट्रू होंगे, उसका जो फाइनल आउटकम है क्या होगा, सही होगा, तब ट्रू होगा। एक भी अगर फॉल्स है, एक भी अगर गलत है, ठीक है, एक भी अगर गलत है तो क्या हो जाएगा, उसका जो आउटकम है वो झूठा ठहराया जाएगा, भाई वो फॉल्स रहेगा बेसिकली, ठीक है? दिस इज अबाउट कंजंक्शन, ठीक है? अब जब हम लोग इसका और आगे वाला पार्ट जब देखेंगे, जैसे हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंसी होगा या फिर बाकी जो सिंप्लीफिकेशन वाले एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक्स का थोड़ा हम लोग यूज करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ होगा या फिर सिंप्लीफिकेशन वाले जो पार्ट आएंगे, उस समय ये बड़ा काम आने वाला है, ठीक है? इसको हमेशा याद रखना, लॉजिकल टेबल्स या ट्रुथ टेबल्स के टाइम पे ये बहुत यूजफुल है, इसको याद रखना है। इस पे हम ज़्यादा टाइम उसके दे रहे हैं, सिंबल्स के ऊपर ध्यान देना है हमेशा, ठीक है? सिंबल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हम लोग ना, एक और चीज़ होती है मैथमेटिक्स, हम लोग बोलते हैं क्या, साइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन के अंदर। जब हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जब हम लोग करते हैं तो वो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल बी अ पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल बी अ पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट? नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल बी अ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल बी अ पॉजिटिव, राइट?
ये जो हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से भाई ये जो सिंबल्स है ना इसको भी थोड़ा सा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। कंजंक्शन ये बोलता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है हमारा वो भी ट्रू होना, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट दिस जंक्शन, दिस जंक्शन क्या बोलता है भाई? दिस जंक्शन बोलता है कि मैं इस कॉल से जोड़ता हूँ दोस्त, और इसको क्या बोला जाएगा? और, ठीक है भाई। और का मतलब क्या? या सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या कहना है भाई? एक तो दोनों स्टेटमेंट सही हो, या फिर दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझने की यहाँ पे करो, ठीक है। इसका कहना यह है एक तो दोनों स्टेटमेंट सही हो, या फिर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर सही है तो भाई मैं मान लूंगा, ठीक है। और का कहना यह है, दिस जंक्शन का कहना यह है कि एक तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर सही है तो मेरा काम चल जाएगा, मैं उसको सही मान लूंगा, राइट। और ट्रुथ टेबल से यही हमको समझ में आ रहा है, राइट। देखो ट्रुथ टेबल क्या बोल रहे हैं भाई? दोनों स्टेटमेंट अगर सही हो तो मैं सही मान लूँ, दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर सही है तो भी मैं इसको सही मान लूंगा, दिक्कत नहीं है, राइट। उसके बाद देखो भाई यहाँ पर भी दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर सही है मैं सही मान लूँ, राइट। बट अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है या दोनों के दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो भाई मैं यहाँ पे नहीं मानने वाला, मैं तो उसको गलत ही मारूंगा, राइट। मतलब when P and Q both statements are false then the outcome will always be false, ठीक है। दिस इज बेसिकली द स्पेशलिटी ऑफ और, ठीक है। दिस इज बेसिकली द स्पेशलिटी ऑफ दिस जंक्शन which says भाई I typically need one of the sentence to be true, ठीक है। Not necessary every statement true. If there is only one statement which is I'll accept it and I'll accept it as a fact. तो बेसिकली बात यही कहना चाहता है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली ये क्या बोल रहा है भाई? दो स्टेटमेंट्स है जो जोड़े गए हैं इफ एंड देन से। मतलब ये होता है ना कि अगर मैं ऐसा होता तो क्या होता, हम लोग बोल रहे हैं ना, वैसे ही यहाँ पे जो है ये दो स्टेटमेंट्स। अब इसमें दिक्कत ये है या इसमें खासियत ये है, P कैन बी एन हाइपोथेसिस, पहला स्टेटमेंट कैन बी एन हाइपोथेसिस, राइट। बट उसका आउटकम क्या होना चाहिए भाई? Q कैन बी द आउटकम ऑफ, राइट। व्हाट विल बी द केस भाई? Q हैज टू बी द आउटकम। मैं बोलता हूँ ना कि काश मैंने पढ़ाई की होती तो मैं क्या करता, मैं इंजीनियर बन पाता, राइट। इफ आई वुड हैव स्टडीड in class 12th I could have become an engineer very easily, right। अगर मैं ऐसा स्टेट कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ऑब्वियसली मैं जब ये स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ मैं पास्ट के बारे में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं फ्यूचर को डिनोट करने के लिए एंड देन हम लोग उसी के लिए करते हैं, राइट। तो अगर मैं ये कर लूँ तो मैं वो बन जाऊँ, ऐसा कुछ वो जो स्टेटमेंट अगर हम लोग देखेंगे। अब कर लूँ, कर लिया है क्या? नहीं, तो ये एक हाइपोथेसिस है भाई, ये कंडीशन है जिसके बारे में मैं अब बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लूँ, राइट, तो ये कंक्लूजन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लूँ या ये हाइपोथेसिस को अगर मैं मान लूँ और वो कंक्लूजन अगर यहाँ पे हो रहा है तो मे भी यहाँ पे ये जो स्टेट वो सही माना जाएगा, राइट। जैसे मान लो भाई मैंने एक हाइपोथेसिस बोला, एक स्टेटमेंट बोला, और जो कंक्लूजन है वो भी दोनों सही हो रहा है, तो भाई स्टेटमेंट। दूसरा इसकी खासियत यही है, इम्प्लाइज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली ये जो सिंबल है ये इम्प्लाइज का सिंबल है, यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसमें हमेशा एक बात याद रखना, इम्प्लीकेशन के अंदर सिंपल एक चीज हमेशा याद रखना, पहला हाइपोथेसिस अगर सही है और उसके रिलेटेड जो कंक्लूजन है अगर वो गलत है, ठीक है, इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया,
राइट, मतलब उस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं रही। ये बेसिकली इसका कहना है, राइट। सो यहाँ पर इस एग्जांपल से हमको समझ में आ रहा है, राइट। सो इफ p is true and q is false, then p implies q will always be false। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना जब भी आप ट्रुथ टेबल के टाइम यहाँ पे, जब भी ट्रुथ टेबल, कॉम्प्लेक्स ट्रुथ टेबल्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो ये हमेशा याद रखना। ये जो साइंस है, इससे रिलेटेड जो चेंजेस है, वो ये बेसिकली एक ही पार्ट हमको याद रखना है, ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इफ ट्रुथ इम्प्लाइज फॉल्स देन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे इनका कहना ये है कि भाई अगर पहला हाइपोथेसिस गलत है बट स्टेटमेंट या कंक्लूजन अगर सही हो रहा है, चलो हम लोग उसको मान भी ले। ठीक है, अगर कंक्लूजन सही होता है, हाइपोथेसिस भी अगर गलत होता है, तो भी हम लोग स्टेटमेंट को यहाँ पे। हाँ, अगर हाइपोथेसिस भी गलत है और कंक्लूजन भी गलत है, तो भाई बात ही नहीं है, फिर तो दोनों भी करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब वो तो निगेशन टाइप हो गया, ना हाइपोथेसिस सही है ना कंक्लूजन सही है, फिर तो दोनों भी सही हो गए। ठीक है, इस तरीके से चीजें यहाँ पे पढ़ती है इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, मतलब इम्प्लाइज बेसिकली इसको बोलते हैं। तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, P इम्प्लाइज Q, इस तरीके से मैं इसको पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गया भाई, ये इजी वाला पार्ट है। इसमें ना छोटे छोटे जो चेंजेस हम लोग को देखना है, इसके तो डिफरेंस बेसिकली हम लोग को देखना है, वो है ये वाला। ठीक है, उसके अंदर बाद में जैसे और के अंदर हम लोग देखते हैं, तो ये वाला जो कंडीशन है वो हमको याद रखना है। ऐसे करके जो छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं, वो अगर याद रखोगे तो ये चैप्टर बड़ा इजी होगा। उसके बाद वी टॉक अबाउट बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल क्या बोलता है, अगर P सही है तो Q भी सही है, अगर Q सही है तो P, राइट। और P गलत है तो Q भी गलत, Q गलत है तो P भी गलत, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ये लोग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर दोनों सही है तो स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मतलब एक तो Q गलत है तो P भी गलत है, और Q गलत है तो P भी गलत है, P गलत है तो Q भी गलत है, Q गलत है तो P भी गलत है। ऐसी अगर सिचुएशन है तो भाई हम लोग उसको मान लेंगे। ठीक है, कंसिडर दिस ट्रू, मतलब दोनों, एक तो दोनों सही हो या तो दोनों गलत हो, तभी हम लोग उसको मानेंगे। ठीक है, एक सही और एक गलत अगर है तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। तो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर पाता, फिर एक तो दोनों सही हो नहीं तो दोनों गलत हो। ठीक है, तब वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, मतलब जस्टिफाई कर पाएंगे, भाई ये तो गलत है तो ये भी गलत है। इस तरीके से यहाँ पे इसको थोड़ा समझ, तो बाय कंडीशनल बेसिक यही कहता है। सिंपल लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल अपनी जो डे टू डे लाइफ में बात करने वाली लैंग्वेज होती है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बाय कंडीशनल क्या बोलता है, एक तो साला दोनों सही होने चाहिए या दोनों गलत होने चाहिए, एक सही और एक गलत, और एक गलत और एक सही ये नहीं चलेगा भाई इसमें, राइट। तो दोनों सही होंगे तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, दोनों गलत होंगे तो भी हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक सही एक गलत हो, एक सही एक गलत एक सही हो तो नहीं चलेगा, राइट। इस तरीके से इसको याद रखना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। निगेशन, भाई निगेशन तो हम सभी को हम सब लोग जानते हैं भाई निगेशन क्या होता है। अगर मैं पी के बारे में बात करूं तो उसका निगेशन क्या होगा, तो माइनस साइन लगा तो नेगेटिव पी हो जाएगा, राइट, वेरी सिंपल। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसका अपोजिट होगा नेगेशन पी, राइट। तो निगेशन हम लोग को निगेशन समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम बहुत आसान सा पॉइंट है ये। कोई स्टेटमेंट होगा उसका कॉन्ट्राडिक्टरी अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो होगा नेगेशन, राइट। मतलब अगर P अगर ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P शुड बी फॉल्स, राइट। दिस इज हाउ इट इज। तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसका एप्लीकेशन आगे रहेगा, तो हम लोग को समझ रहा है। ठीक है, ओके, एक एक करके आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। थोड़ा सा स्टेटमेंट्स, पैटर्न्स एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, इक्विवेलेंसी की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग सिनेरियोज के दो अलग अलग सिचुएशंस आपको मैंने बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल क्या है,
भाई ये जो सिनेरियोज है ये क्या होने चाहिए भाई, इनके जो आउटकम्स है वो एक जैसे होने चाहिए, तभी हम लोग उसको इक्विवेलेंट बना पाएंगे। अब ये जो मैथमेटिक्स के शास्त्रज्ञ, ये जो साइंटिस्ट थे या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे हुए, उन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है यार, अगर हम लोग इक्विवेलेंस इस आधार पे प्रूफ, तो हम लोग ने यहाँ पे बोला कि चलो हम लोग ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, उनको एक जैसा कैसे प्रूफ करें, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं मतलब क्या, आगे हम लोग देखने वाले हैं, अगले स्लाइड में हम लोग उसको समझेंगे। तो जो आउटकम है, अगर वो आउटकम एक जैसा आ गया, ट्रुथ टेबल पे आउटकम अगर एक जैसा आ गया, तो इसका मतलब है कि भाई वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, मतलब इक्विवेलेंसी प्रूव हो गई। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, इसको इसलिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ है। अब दूसरा, टोटोलॉजी को थोड़ा सा, टोटोलॉजी ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, बेसिकली ये सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो टोटोलॉजी को आप ट्रू की तरह कंसिडर करो, कॉन्ट्राडिक्शन को आप फॉल्स की तरह कंसिडर करो। सब सिंपल लैंग्वेज में अगर समझ है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बस टोटोलॉजी को हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सी से डिनोट कर रहे हैं। ए एंड सी क्या है, ये अपोजिट ही है एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, टोटोलॉजी बेसिकली क्या बोल रहा है कि पी और नेगेटिव है, देखो बीच में साइन क्या आ रही है, और क्या आ रही है। मैंने आपको क्या बोला था कि पी के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसको प्रूफ करने का मैं फुल तरीका बता देता हूँ। पी और नेगेटिव, ठीक है, बीच में और आ गया, नेगेशन ऑफ पी क्या होगा भाई, फॉल्स होगा। हमने अभी जो ट्रुथ टेबल हम लोगों ने देखा, और के बारे में जब मैंने आपको बताया था, ये कौन सा सिंबल है, और का सिंबल है, राइट। और के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, और बोलता है दोनों में से एक स्टेटमेंट भी अगर सही है तो मैं उसको सही मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा ये ट्रू हो जाएगा, राइट। तो ट्रू बेसिकली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट टोटोलॉजी। ठीक है भाई, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, टी आ रहा है, मतलब जितने भी रिजल्ट आएंगे सारे अगर ट्रू हो रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट टोटोलॉजी। ठीक है, अब इसी के अपोजिट अगर आप देखोगे, तो कॉन्ट्राडिक्शन की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर देखो पी एंड नेगेटिव, तो पी क्या है भाई, ट्रू है, फॉर एग्जांपल। एंड क्या कहना है, एंड नेगेटिव पी इज फॉल्स, राइट। अगर पी ट्रू है तो नेगेटिव पी भी फॉल्स होगा। बट एंड का कहना क्या होता है भाई, एंड के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा, तो एंड ने क्या बोला, एंड ने बोला कि भाई जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहते तब तक मैं उन स्टेटमेंट्स को ट्रू नहीं मानूंगा। अब यहाँ पर गलती क्या हो रही है, एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एंड ने क्या बोला भाई, मैं इसको सही नहीं मानूंगा, राइट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट। तो आउटकम क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन। तो सी से डिनोट करता है कॉन्ट्राडिक्शन, बेसिकली ये हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा दिमाग इसमें लगाना भी नहीं है, इतना ही समझ लो बहुत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं, राइट। तो दिस इज बेसिकली, अभी यहाँ पे दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, राइट, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुका है यूँ कहो तो, है ना। अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास उतना टाइम है क्या, 2 महीने बचे हैं हमारे पास एग्ज़ाम के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें बस फटाफट ये चीज़ें समझ के लेनी है, और इस तरीके से इसको याद रखो भाई, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इसको आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ठीक है? तो टोटोलॉजी इज डिनोटेड बाय टी एंड कॉन्ट्राडिक्शन इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, वो होती है कंटिंजेंसी। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, वो होती है कंटिंजेंसी। ठीक है, कंटिंजेंसी क्या बोलती है, स्टेटमेंट जो है वो ना टोटोलॉजी है ना ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सभी चीज़ें आराम से समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो कनेक्टिविटीज को हम लोग समझते हैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल के जरिए, राइट। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट, ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और जो इक्विवेलेंसी है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सी, इस ट्रुथ टेबल के जरिए हम लोग जो है ना कनेक्टिविटी सारी समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल मूव बाय, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले भाई एक एक करके हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखो जो पार्ट बी हमारा रहेगा उसके अंदर हम लोग आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाले हैं, मतलब इंटेंसिव प्रैक्टिस तो हमारी होनी ही होनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई बना लो। देखो नेगेटिव पी यहाँ पे बोला गया है। अब मैंने ट्रुथ टेबल जो है इसी तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है, राइट। तो पी के बारे में अगर आप देखोगे, अब सिंस यहाँ पे पी और क्यू वही स्टेटमेंट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने लिए हैं, 4 लिए, ठीक है। जब इसके अंदर एक और स्टेटमेंट मतलब आर अगर ऐड हो गया तो ये 4 की जगह पे 8 टोटल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। 8 टोटल स्टेटमेंट्स के हिसाब से हम लोग को जो टेबल है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स है भाई, 2 स्टेटमेंट्स है, इसलिए क्या हो गया, 4 सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ पे टेबल बनाने वाले हैं। अगर यहाँ पे आर आ गया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, अगर यहाँ पे आर एक तीसरा स्टेटमेंट आ गया तो हम लोग 8 पॉसिबिलिटीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला अभी इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करने लग जाते हैं भाई। तो देखो भाई, नेगेटिव पी क्या होगा भाई, यहाँ पे पी ट्रू है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये फॉल्स होगा। यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पर भी फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ये ट्रू और ये ट्रू, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव पी आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स आ गया, दूसरा ट्रू है तो फॉल्स आ गया, तीसरा फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब पी एंड क्यू क्या बोलता है, जब तक दोनों ट्रू है तब तक मैं इसको ट्रू मानूंगा। एंड का सिंबल है भाई, एंड का कहना यह है जब तक दोनों ट्रू है तब तक मैं ट्रू मानूंगा। ट्रू एंड फॉल्स ये क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा सारे स्टेट क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। उसके बाद पी और क्यू क्या बोलता है, पी और क्यू बोलता है जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स रहेंगे तभी मैं उस स्टेटमेंट क्या बोलूंगा, फॉल्स मानूंगा। बाकी कंडीशंस जो है मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, एक भी स्टेटमेंट सही है तो मैं मान लूंगा, ठीक है। अब इम्प्लाइज का क्या कहना है, पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू क्या बोलता है भाई, ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं ट्रू मान लूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है भाई, दोनों देख, पहला हाइपोथेसिस सही है और दूसरा कंक्लूजन अगर गलत है तो मैं उसको नहीं मानने वाला। तो ये क्या हो गया भाई, तुम्हारा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब उसका कहना है कि बाकी दोनों जो कंडीशंस है वो तो हम लोग ऐसे भी एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, तो ये तुम्हारा ट्रू हो गया, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, ठीक है। अब इफ पी इफ पी देन क्यू की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बाय कंडीशनल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय कंडीशनल के टाइम हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दोनों अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो हम लोग ट्रू मानेंगे, है? एक सही एक गलत नहीं चलेगा, राइट। तो पहला स्टेटमेंट सही दूसरा स्टेटमेंट गलत तो ये भी नहीं चलेगा, दूसरा स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट गलत दूसरा नहीं तो वो चलेगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है, चलो ये हम लोग इस तरीके से हमारा जो ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पे बनने वाला है, राइट। सभी लोगों को लिख लेना है भाई ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। एग्जाम के अंदर 2 मार्क के लिए आए या फिर 3 मार्क के लिए यहाँ पे आ सकता है। इन सर्किट वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 से 3 मिनट 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पे जो है इससे आ सकते हैं, बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और मेक श्योर भाई ये क्वेश्चंस जो है ना छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो भाई, उसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया है भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। फटाफट से लिख लेना है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। फटाफट से लिख लेना है भाई। देखो मैंने आपको क्या बोला था, जब तीन स्टेटमेंट्स आती है पी क्यू एंड आर, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी देख रहे हैं, वो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 8, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देने का मकसद भी यही है, आपको उसकी अरेंजमेंट पहले सिखाई जाए। ठीक है, एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या होती है, तो उसकी अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट पहले पी क्यू एंड आर ये तीन स्टेटमेंट्स हम लोग लिख लेते हैं। राइट, उसके जो टेबल उसका पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है वो पहले आपको देखना है। ठीक है, अब उसमें वी हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट। अब यहाँ पे एक तो स्टेटमेंट्स है, उसके कोई निगेशन है क्या देख लो। तो यहाँ पे नेगेशन है पी का, तो पी क्यू एंड आर हो गया, उसके बाद नेगेशन ऑफ पी ला लो। ठीक है, ये सारे नेगेशन मतलब नेगेशन क्यू भी होगा तो इसके बाद नेगेशन क्यू भी ला लेना, ये लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, पहला सबसे पहला ब्रैकेट देखना है। सबसे पहला ब्रैकेट क्या है हमारे पास, और नेगेशन पी और क्यू। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ लिख लिया नेगेशन और क्यू। उसके बाद का ब्रैकेट कौन सा है हमारे पास, क्यू इम्प्लाइज आर। बाद का ब्रैकेट कौन सा है, क्यू इम्प्लाइज आर, तो मैंने उसको किया पहले। राइट, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट कौन सा है हमारे पास, तो वो था पी इम्प्लाइज आर। है, दिस इज थर्ड ब्रैकेट, पी इम्प्लाइज आर, तो मैंने यहाँ लिख लिया भाई पी इम्प्लाइज आर। ठीक है, अब ये जो टेबल है, पहले तो हमारा जो ट्रुथ टेबल हम लोगों ने, जो लॉजिक्स हम लोगों ने सीखा, उसके हिसाब से तो पहले इसको फिल करना है, करके हम लोग समझ लेंगे। अब इसके बाद ये तो अपन ने इंडिविजुअली सबको लिख लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट बड़ा ब्रैकेट था, जो कौन सा इंपॉर्टेंट बड़ा ब्रैकेट था, ये पहला वाला। ये जो पहला ब्रैकेट है भाई, उसको पहले तो यहाँ लिख लो इस तरीके से। राइट, को लिखने के बाद अच्छा, अब ये जो दो ब्रैकेट्स थी, नेगेटिव और क्यू एंड क्यू प्लस आर, तो किससे जोड़ा गया है, ये सिंबल को हमेशा याद रखना, एंड सिंबल से जोड़ा गया है। तो भाई हमने नेगेटिव पी प्लस क्यू लिया है, क्यू आर लिख लिया है। तो ऐसे इसमें मैंने आपको ये समझाया था, एंड से जब जोड़ा हो, एंड क्या बोलता है भाई, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। करेक्ट है, तो भाई यहाँ देख लो भाई, ये हमने यहाँ पे लिख लिया नेगेटिव और क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, भाई ये दोनों ट्रूथ टेबल उसके आ गए। उसके बाद भाई एक एक करके देखना है अच्छे से, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका आउटपुट भी ट्रू है, दोनों में से एक भी फॉल्स हो तो यहाँ पर भी फॉल्स आ गया, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, दोनों स्टेटमेंट यहाँ ट्रू आ गई तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी होगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है भाई, कौन सा सिंबल है, कौन सा साइन है, उसको फोकस करना है। ठीक है, और ये कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये देख लो भाई, यहाँ पे सिंबल कौन सा, राइट, यहाँ पे सिंबल कौन सा है देखना, इम्प्लाइज का सिंबल है। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इट इम्प्लाइज इम्प्लाइज आर। ठीक है, मैंने उसको यहाँ लिख लिया भाई, एक तो ये हमारा आ गया और ये आ गया। अब यहाँ पर देखो, अच्छा, तब भी आप ये ट्रुथ टेबल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, भले ही अब यहाँ पर P इम्प्लाइज आर पहले लिखा गया हो और उसके बाद में ये जो ब्रैकेट है वो लिखा गया, बट क्वेश्चन में क्या है, पहले ये आता है फिर ये आता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में पहले ये आएगा फिर ये आएगा। करेक्ट, तो जब हम लोग ये जो आखिरी पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उस समय पर भी अपने को देखना भी उसी तरीके से, उसी सीक्वेंस है तो क्वेश्चन में, राइट, क्योंकि जो ट्रुथ टेबल है हमारा वो उस सीक्वेंस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। राइट, इम्प्लाइज वाला जो ट्रुथ टेबल हम लोगों ने देखा था, उसमें आपने देखा होगा ट्रूथ इम्प्लाइज अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रुथ अगर होगा तो वो ट्रुथ होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये बेसिक, इसीलिए जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कभी गलत नहीं होनी चाहिए, अगर सीक्वेंस गलत हो गई तो आंसर गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो यू हैव टू मेक श्योर कि सीक्वेंस आपकी सही होनी चाहिए। तो अब मेरे को जब देखना है, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे देखूंगा, राइट। ट्रुथ इम्प्लाइज ट्रुथ तो हमेशा ट्रू रहेगा, राइट। अब फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, वो भी ट्रू है। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रुथ अगर है भाई, वो भी ट्रू ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस दिख रही है, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज ट्रुथ, फॉल्स ट्रुथ, ट्रुथ और ट्रुथ, ये भी ट्रुथ और ट्रुथ, राइट। तो सारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दूँ, एक और आने वाला जो पार्ट है हमारा, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी वाला जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं। देखो, एक और एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी ये जो आंसर आपको दिख रहा है, ये जो फाइनल स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, जब भी फाइनल स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर सारे टी 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 दिख रहे हैं आपको, राइट। सारे टी दिख रहे हैं। अब जब यहाँ पे सारे टी दिखेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटोलॉजी, राइट। जब भी सारे टी यहाँ पर दिखेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी, ठीक है। जब भी सारे टी हम लोग को फाइनल आउटकम में दिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस कंप्लीट स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं टोटोलॉजी, ठीक है। स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी वाला स्टेटमेंट, ठीक है। क्लियर है ये बात। उसके अलावा अब दूसरा, टोटोलॉजी के अपोजिट क्या है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलेगा, भाई अगर सारे ट्रू है इसीलिए टोटोलॉजी है, तो भाई जब सारे फॉल्स होंगे तब कॉन्ट्राडिक्शन होगा। कल कॉमन सेंस वाली बात है भाई, है कि नहीं। अगर सारे ट्रू है इसीलिए हम लोग इसको अगर टोटोलॉजी बोल रहे हैं, तो जब सारे फॉल्स होंगे तब वो क्या बन जाएगा, जब सारे फॉल्स होंगे तब वो बन जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। जब सारे ट्रू होते हैं तब, उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टी जब होंगे सारे तो उसको टोटोलॉजी बोलेंगे, जब सारे स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। अगर मान लो में से एक भी ट्रू, मतलब अभी यहाँ पे सारे ट्रू दिख रहे हैं, इसमें से एक भी अगर फॉल्स हो गया, तो ना ही वो टोटोलॉजी है ना ही वो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन ये अगर पूछा गया, भाई ये जो स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है, कंटिन्यू है या कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बताओ, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स ऐसा ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, वो बोलेंगे कि भाई, वो पूछेंगे कि भाई ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है, ये बताओ। तो आप कैसे बताओगे, तो आप ऐसा ट्रुथ टेबल बनाओगे, ठीक है। ऐसा ट्रुथ टेबल यहाँ पे आप बनाओगे, और ये जो फाइनल आउटकम आपका रहेगा, ये जो फाइनल आउटकम आपका जो रहेगा, के बेसिस पे मैं बता पाऊंगा भाई टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है, कंटिजेंसी, ठीक है। टोटोलॉजी कब होगा, जब सारे के सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा, जब सारे के सारे फॉल्स होंगे। कंटिजेंसी कब होगा, कंटिजेंसी तब होगा जब इनमें से, मान लो ये कॉम्बिनेशन है, मान लो अभी यहाँ पे ट्रू है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, मतलब इन सारे 8 में से एक भी अगर फॉल्स हो गया, ठीक है, एक भी अगर फॉल्स हो गया तो वो कंटिजेंसी, सारे के सारे ट्रू हो तो टोटोलॉजी, सारे के सारे फॉल्स हो तो कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसमें से एक भी अगर फॉल्स हो गया तो वो हो गया कंटिजेंसी। अब आप बोलोगे सर एक ही फॉल्स होना चाहिए क्या, भाई ऐसा जरूरी नहीं, सारे के सारे फॉल्स हो और एक अगर ट्रू है उसमें तो भी वो कंटिजेंसी है, 4 ट्रू 4 फॉल्स है तो भी कंटिजेंसी है। मतलब ये है कि सारे ट्रू या सारे फॉल्स नहीं होने, एक मिनिमम एक तो भी अपोजिट यहाँ पे अगर हो, कंटिजेंसी। क्लियर है क्या, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है।
और इतना भी डिफिकल्ट वाला पार्ट ये है नहीं वैसे देखा जाए तो। आई होप ये बात क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन है भाई हमारे पास इक्विवेलेंसी का। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था कि इक्विवेलेंसी हम लोग कैसे प्रूव कर रहे हैं। इक्विवेलेंसी हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई दो पार्ट दे रहे रहेंगे। जैसे दिस इज द पार्ट वन ऑफ योर स्टेटमेंट, ठीक है, एंड दिस इज द पार्ट टू ऑफ योर स्टेटमेंट। या फिर ये मान लो ये एक स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट्स की इक्विवेलेंसी अगर मेरे को जाननी है, अगर मेरे को समझना है कि भाई दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो मैंने आपको बोला था कि भाई हम लोग ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। जैसे लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको कोर्ट की तरह देखते हैं, है ना। तो जज क्या बोलते हैं, भाई सच्चाई मैं जानना चाहता हूँ, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट है हमारे पास, दोनों स्टेटमेंट्स का हम लोग फाइनल रिजल्ट देखेंगे और किसमें कितनी सच्चाई है देखेंगे। दोनों सेम है तो भाई क्या होंगे, अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो भाई इक्विवेलेंट ही हो गए, फिर तो रिजल्ट ही नहीं आना, सेम ही होगा, राइट। तो वैसे ही ये बात है, मैच टाई, बेसिकली मैच टाई करनी है भाई हम लोग को, राइट। तो मैच टाई कब होगी, जब दोनों जो फाइनल आउटकम्स है दोनों सेम होंगे, ठीक है। अब जो ट्रुथ टेबल है वो बनाने का तरीका तो सेम है। पहले क्यू लिख पी लिख लो, पहले क्यू लिख लो, पहले पी लिखा जाएगा, क्यू लिख लिया जाएगा। उसके बाद आपको ये देखना है कहीं पर भी निगेशन की साइन है क्या। हाँ, मैंने अब यहाँ पे देखा पी के पास नेगेशन की साइन है, तो मैंने पहले नेगेशन ऑफ, अगर मान लो नेगेशन ऑफ क्यू होता तो पी के बाद नेगेशन ऑफ क्यू मैं सबसे पहले लिख लेता। ये जो तरीका है, ये तरीका अगर फॉलो करोगे तो आंसर लिखते समय कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़े इजीली आप लिख पाओगे, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, ठीक है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करोगे तो क्या होगा, फिर हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलने लगता है। तो कई बार क्या होता है, जब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने लगते हैं तो जो आसान चीज़ें होती है वो भी डिफिकल्ट लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो बेसिक प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करते। हम लोग उस एग्जाम प्रेशर के अंदर ना जो मन में आए वो लिखते जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस हमें किस चीज़ के लिए करनी है, तो ये जो बेसिक प्रोसेस होती है ये फॉलो करने के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चाहे फिर कितना भी डिफिकल्ट को समय क्यों ना लगे, आपका बेसिक प्रोसीजर अगर सेम होना से आसान हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपको क्या करना है भाई, आप प्रोसेस फॉलो करते हुए तो बेसिक चीज़ें वो लिखते जानी है, ठीक है। आप पहले पी लिख लिया, फिर क्यू लिख लिया, फिर निगेशन देख लो कहीं पर है क्या। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में निगेशन पी है तो पहले निगेशन पी, राइट। उसके बाद फिर एक एक ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अब पहला ब्रैकेट क्या था, ये पहला स्टेटमेंट क्या था, निगेशन पी एंड क्यू, मैंने उसको यहाँ लिख लिया भाई नेगेशन पी एंड क्यू, राइट। उसके बाद फिर तो कौन सा स्टेटमेंट है भाई हमारे पास, तो कौन सा ब्रैकेट है, तो ये पी और क्यू का है, क्या लिख लिया सी। अब मैंने पहले ये क्यू लिखा, दूसरा भाई हम लोग सीक्वेंस हमेशा फॉलो करेंगे, राइट। अगर सीक्वेंस फॉलो करोगे तो चीज़ें आसान लगेगी, थोड़ा सा एक सिस्टमेटिकली तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जो सीक्वेंस है वो फॉलो कर, जस्ट ओनली टू अवॉइड कंफ्यूजन, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है तो वो हम लोग चीज़ें रखना चाहते हैं। तो ये हो गया, इस तरीके से मैंने लिख लिया भाई। अब ट्रुथ टेबल जो है, जो भी दिया गया है, जो भी पूछा गया है, उस हिसाब से मैं चेंज कर लिया, ठीक है। फिर फाइनली हमारे पास ये जो सेकंड स्टेट का उसका कंफ्यूजन यहाँ पे आ गया, सिंपल है। अब ये तो आपको तो समझ में आ गई होंगी हम लोगों ने कैसे लिखा है। अब क्वेश्चन भी कैसे लिख लिया, क्या पूछा गया है, एंड पूछा गया है। एंड क्या बोलता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो ही ट्रू आएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये स्टेटमेंट। उसके बाद अब ये क्या हो गया, तेरा एक पार्ट हो गया, ये पार्ट वन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ये पार्ट फोर हो गया तुम्हारा। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज कॉलम नंबर 4, राइट। एंड यहाँ पर क्या होना है, कॉलम 4 एंड कॉलम 6 अगर उनके दोनों की वैल्यूज इक्वल है तो ही वो क्या है,
तो ही ये जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है भाई, राइट। उसकी इक्विवेलेंसी जो है वो प्रूफ कब होगी, जब कॉलम 4 एंड कॉलम 5 की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे क्या होने वाली है, मैच होने वाली है। भाई आप देख लो इक्वल हो रही है क्या, और ये कैसे आया वो भी समझ लो भाई। पी और क्यू अगर आप देखोगे, पी और क्यू का जो टेबल है दोनों फॉल्स होंगे तभी ये, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव पी एंड क्यू तरीके से ये आ गया, फिर नेगेटिव फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, राइट, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज, ठीक है। अब ये हमारा एक स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद पी एंड क्यू भी हमारा आ चुका है, राइट, पी एंड क्यू भी हमारा यहाँ पे क्या है, आ चुका है। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है भाई, मैच हो रहा है, राइट। दोनों मैच हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, these two statements are equivalent, right? What does it indicate? It indicates that the statement मतलब कॉलम 4 एंड कॉलम 6 की वैल्यूज है वो क्या है, सेम है, which means these two statements are equivalent। और इस तरीके से इन लोगों की इक्विवेलेंसी जो है वो प्रूफ हो रही है, राइट। इक्विवेलेंसी इज प्रूव्ड बेस्ड ऑन द ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द ट्रुथ टेबल वी कैन से भाई these two statements are equivalent, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम लोग बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले पार्ट में मैं आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस ले आऊँगा, ठीक है। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी मैंने आपको बताया है कि जब भी यहाँ पर, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया, अब ये क्या है भाई, अब इसको अगर आप देखोगे बेसिकली फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ए में क्या सारे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंसी। ये तुम्हारा क्या है भाई, एग्जांपल है ऑफ कंटिंजेंसी। अब ये भी तो स्टेटमेंट सेम कंटिंजेंसी की है, ये जो आया है आउटकम ये भी क्या है भाई, ये भी वही है, ये भी तो कंटिंजेंसी ही है, राइट। तो बोथ आर सेम, हो गया फिर, राइट। ये बेसिकली है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। फाइनल आउटकम जो हम लोग देख रहे हैं वो अगर सारे ट्रू है, सारे ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा तुम्हारा टोटोलॉजी, राइट। अगर सारे स्टेटमेंट जो फाइनल आउटकम है अगर वो फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा कंटिंजेंसी, सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन। ये सारे फॉल्स है तो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। अगर मान लो फॉल्स ट्रू का कुछ आता है तो ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यू, है इतना ही तो आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट, राइट। अब इसके जगह पे फॉल्स 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 ट्रू या ऐसा भी अगर आता है तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक कोई तो यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए। अब ये कंडीशन इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको चीज़ें याद रखनी है, सारी कनेक्टिविटीज़ आपको याद रखनी है टू प्रूव बेसिकली द इक्विवेलेंसी और कंटिंजेंसी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है, टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिंजेंसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता कर रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भाई। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट भाई, पिछले साल इसके ऊपर 2 मार्क के लिए पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है, जहाँ पर आपको ये सिंबल्स होती है ना, क्वांटिफायर्स या क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, देखो एक सर्टन सेट दिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये जो क्वेश्चंस होती है बेसिकली ये सेट वाले क्वेश्चंस है, देयर विल बी अ सर्टेन सेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा एक डाइस इज थ्रोन, ठीक है। अब एक डाइस को अगर आप थ्रो करोगे तो ऑब्वियसली नो कि देयर विल बी 6 आउटकम, ठीक है, 1 2 4 5 एंड 6, करेक्ट। तो भाई जो सेट है उसके अंदर के जो नंबर ऑफ आउटकम्स फिक्स हो गए, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट सेट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं पिछले साल का एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, राइट, और उसी के आधार पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि ये जो 2 सिंबल्स है हमारे पास, कौन से 2 सिंबल्स,
एक है ये उल्टा ई निकाला हुआ है भाई, यहाँ पे इसको बोलते हैं भाई देयर एग्जिस्ट, राइट। ये जो ई है ये डिनोट करता है देयर एग्जिस्ट को, मतलब इसको कहना ये है कि भाई जो सेट आपके पास दिया है उस सेट के अंदर देयर एग्जिस्ट सर्टन नंबर्स, देयर एग्जिस्ट सर्टन वैल्यूज, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टेंस जो आपको दी रहेंगी, जो कि अभी तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था पिछले साल उसको कंसिडर करते हुए मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ये है वी, उल्टा ए पकड़ लो आप इसको, ठीक है। हमारा ए ऐसा होता है तो ये क्या हो गया, ये ऐसा उल्टा ए हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, ये डिनोट करता है फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज विच बिलोंग्स टू दैट सेट, ठीक है। अभी के लिए ये दो सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं ले रहे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना जरूरी है यहाँ पे, अगेन मैं वही रिपीट कर, तो यहाँ पे ये दो सिंबल्स आपको याद रखना है व्हेन वी आर सॉल्विंग दीज कंडीशंस, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर दीज, इसी से रिलेटेड ज़्यादा, क्योंकि इसे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आना है इसके ऊपर, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा ये पार्ट है भी नहीं, ठीक है। तो इसको उतना टाइम देना या उसको उतना और डिटेल में समझना मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगता, और बेसिकली है भी इजी ना, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट आता नहीं है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, इस एग्जाम्पल पे से समझाता हूँ, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कितना आसान है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक सेट दे रखा है, ठीक है। अब एक सेट ए दे रखा है जिसके अंदर क्या क्या है भाई, वैल्यूज 1, 4 एंड 5, ठीक है। देयर इज अ सर्टेन सेट, क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, इफ ए इज अ सेट जहाँ पे 1, 2, 4, 5 आर द वैल्यूज विच हैज, उसमें से आपको बताना है कि भाई 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो सिंबल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको पढ़ना कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, ठीक है, यहाँ पर इसका कहना क्या है भाई, ये उल्टा ई दिख रहा है, ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट सर्टन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सर्टन वैल्यू ऑफ एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है इस ए सेट के अंदर, ठीक है। अब एक्स का क्या संबंध आया आप बोलोगे, तो उसका संबंध है आगे एक्स प्लस, तो इसका कहना यह है भाई x मतलब क्या, x कैन बी अ सर्टन वैल्यू, जो इन सब ये जो सेट्स के अंदर जितने भी वैल्यूज है उन वैल्यूज में से कोई एक ऐसी वैल्यू है तो हम लोग x कंसिडर कर रहे हैं, राइट। देयर एग्जिस्ट सर्टन वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू a, और वो क्या है, x की ऐसी वैल्यू है भाई इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो भाई आंसर आ जाए। अब अगर आप इन सबको अच्छे से देखोगे तो x के अंदर मैं अगर 5 को मिटा दूं, मतलब अगर यहाँ पर ये जो सेट है 1, 2, 3, 4, 5, ए में से अगर x इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ तो ये क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, ठीक है। x को अगर मैं 5 लेता हूँ तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, आप बोलोगे सर हाँ हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट सर्टन वैल्यू, सारे के सारे नहीं है, इन सब में से एक कोई तो वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है जो हम लोग x के जगह पे लेने वाले हैं और ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर दे। अब बोलोगे सर हाँ, इन पांचों में से मैं अगर 5 यहाँ पे x के जगह पे डालता हूँ तो मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई हमारे लिए, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब क्वेश्चन में हमेशा ये भी याद रखना, जब पढ़ोगे तो ये जो नॉट ये वर्ड है ना, ये बड़ा चालाक वर्ड है भाई, मतलब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड डाला जाता है, ठीक है? एग्जाम में, एग्जाम के हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स को या देखते ही नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं,
हम लोग बस आखिरी में ट्रू देख लेते हैं और हम लोग बस टिक कर देते हैं। बहुत बच्चों से गलती होती है, ठीक है। अब आप में से जो होशियार बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमें पता है भाई, मानता हूँ मैं, आपको पता है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं तो इसके तरफ ध्यान नहीं देते। इसको हम लोग सिली मिस्टेक बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेग्लिजेंस, है। जो कि जो आसानी से मिलने वाले जो 2 मार्क है वो गवा देता है, क्या ऐसा हम लोग को करना नहीं है, राइट। तो अगेन सेकंड स्टेटमेंट देख लो, there exists certain value of x which belongs to set A such that x plus 2 अगर आप देखो तो वो क्या है भाई, वो है लेस देन 9। तो भाई अगर मैं x के जगह 1 ले लूँ, x के जगह अगर मैं 1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 लेस देन 9। अगर मैं x के जगह पे 2 ले लूँ तो भी क्या होगा, 2 प्लस 2 4 होगा तो विच इज लेस देन 9। 3 भी ले लूँ तो 5 होगा विच इज लेस देन 9। 4 भी लूंगा तो 6 हो जाएगा विच इज लेस देन 9, राइट। तो फॉर ऑल मतलब देखो x की कोई भी वैल्यू ले लो इस सेट में से, उसकी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है क्या। आप बोलोगे यस सर, इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, सारी की सारी वैल्यूज, अगर सारे के सारे नंबर्स अगर मैं x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, जो आंसर आ रहा है वो सारे 9 से 9 से क्या है, कम है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब ये सिंबल पे हमेशा याद रखना, ये जो सिंबल है इसके ऊपर हमेशा याद रखना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बोला गया है भाई। इसका मतलब क्या है कि जितने भी वैल्यूज यहाँ पर है ये सेट के अंदर बिलोंग करने वाले, भाई इन सारी वैल्यूज को अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो उन सब की जो वैल्यू है, उन सबका जो आंसर है वो 9 से ज्यादा आने वाला है, राइट। ऐसा इसका कहना है। तो अगर मान लो मैं x के जगह पे 1 पुट करता हूं तो यहाँ पे आएगा 7। क्या 7 9 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, तो भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फॉर ऑल, देखो सिंबल क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट। सारे के सारे मतलब क्या, यहाँ पर देखो दिख क्या रहा है, सिर्फ 3 4 एंड 5 के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। सिर्फ 3 4 एंड 5 के लिए, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा है, मतलब इक्वल टू भी चलेगा या उससे बड़ा चलेगा एडिशन। तो सिर्फ 3 4 और 5 के लिए ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, बट 1 और 2 के लिए नहीं हो रही है, राइट। इसका मतलब ये जो फॉर ऑल यहाँ पे ये जो सिंबल यूज किया गया है, किसी ने यहाँ पे गलती कर दी और इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर ये सिंबल यूज किया गया होता, ठीक है, अगर यहाँ पर ये सिंबल यूज किया गया होता तो ये स्टेटमेंट भी सही कहलाता कि सारे वैल्यूज में से 3 वैल्यूज को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों में से एक भी वैल्यूज को करता और ये सिंबल अगर यूज होता। अब यहाँ पर तो सिंबल क्या है, ए, तो फॉर ऑल पूछा गया है, तो फॉर ऑल वैल्यूज, इज इट द केस दैट फॉर ऑल वैल्यूज द कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड, बट इट इज नॉट, ठीक है, एज सिंपल। तो आखिरी ऑप्शन है हमारा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, सच दैट x प्लस 6 लेस देन 10। देखो भाई, देयर एग्जिस्ट सर्टन वैल्यू ऑफ एक्स के जिसको 6 के अंदर मिला दो तो उसकी वैल्यू जो है 10 से कम तो है ना भाई हमारे पास। देखो ये 3 नंबर ऐसे है 1 2 एंड 3, तो भाई इस सेट में से कुछ वैल्यूज ऐसी है जिसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑब्वियसली यस, करेक्ट है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हो गए और चौथा मतलब ए बी एंड डी इज राइट एंड, इतना आसान था। अगर प्रैक्टिस होती तो 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाते, इजीली 2 मार्क्स सॉल्व मिल जाते, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, बेसिकली ऑन व्हाट, बेसिकली ऑन दिस क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स वाले ये क्वेश्चन।
इतने आसान है भाई, बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट ऐसा था? बस थोड़ा सा लॉजिक है तो हमको यहाँ पे यूज करना था, और उस लॉजिक के आधार हम लोगों ने क्या किया भाई, वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो थोड़ा सा उसको पीछे वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाना और उसको एक और बार वापस से देख लेना। है तो बड़ी आसान और इजी, में ज़्यादा कुछ है नहीं। बस ये जो सिम्बॉल्स है दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंडीशंस क्या पे सेटिस्फाई हो रही है क्या, वो देखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डुअल स्टेटमेंट्स क्या होता है? डुअल मतलब बेसिकली अपोजिट के तरह यहाँ पे होता है। ठीक है, टोटोलॉजी को टी से कॉन्ट्राडिक्ट कर, टी टोटोलॉजी हो गया, इसको हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, कॉन्ट्राडिक्शन को यहाँ पे सी से डिनोट कर रहे हैं। तो डुअल का मतलब है अपोजिट। मैथमेटिकल लॉजिक्स ये जो चैप्टर है, इसके अंदर एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो डुअल का मतलब है opposite। अगर स्टेटमेंट टोटोलॉजी है तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी, तो मतलब यहाँ पे अगर ये सिंबल्स यूज है, कोई भी स्टेटमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, एक स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे ले लूँ, टी एंड एंड प्योर टी एंड यहाँ पे नेगेटिव टी एंड सी अगर यहाँ पे दे रहा है, ये स्टेटमेंट्स अगर दे रहे हैं आपके पास, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स अगर दे रहे होंगे, तो डुअल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, डुअल के अंदर ये सिर्फ साइंस जो होती है ना, टी इज फॉर टोटोलॉजी, सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, साइंस चेंज हो जाती है। बस अगर आपको बोला गया भाई ये जो स्टेटमेंट है इसका डुअल पता करो, तो यू जस्ट हैव टू चेंज द सिंबल। ठीक है, निगेशन और डुअल के अंदर कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं निगेशन और डुअल के अंदर। निगेशन इज फॉर स्टेटमेंट, राइट। निगेशन अगर बोला जाए तो पी के जगह, सॉरी, निगेशन अगर बोला जाए तो पी के जगह नेगेटिव पी आ जाएगा। डुअल के अंदर वैसा नहीं होता है। डुअल के अंदर जो सिंबल्स है वही चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ देख लो, टोटोलॉजी के जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन पे टोटोलॉजी आएगा, के जगह टी आएगा, टी के जगह सी आएगा, एंड के जगह और आएगा, और के जगह एंड आएगा। ठीक है, ये होता है डुअल के अंदर। तो डुअल के अंदर अगर आपको तो बोला गया है तो भाई पी तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे साइन कौन सा है, और वाला है, तो और के जगह क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ठीक है, के बाद टोटोलॉजी है, पी के जगह क्या आने वाला है, सी आने वाला है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला ब्रैकेट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर तीसरा ये क्या दे रखा है, एंड दे रखा है, एंड के जगह पे क्या आना चाहिए, और आना चाहिए। क्या भाई मैंने, और आ गया। उसके बाद मैंने आपको बोला था निगेशन और डुअल के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। निगेशन को एज निगेशन यहाँ पे उसका कोई संबंध नहीं है, तो ये नेगेटिव पी एज इट इज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एंड दे रखा है, क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। दिस विल बी द डुअल। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसका डुअल ये रहेगा। इतना तो आसान है। अगर आपको 2 मार्क के लिए पूछा गया, पूछा जा सकता है, बोल नहीं सकते भाई, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दे दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा भाई 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन, मतलब एक ही लाइन में इसका आंसर आना है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बोल दिया जाए भाई ये स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डुअल ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आने को आ सकता है भाई, ये ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया जाए क्वेश्चन में और नीचे उसके डुअल के 4 ऑप्शंस दे दिए जाए, तो आपको बस यहाँ पे सिंबल्स को देखना है, कंपेयर करना है और आंसर लिखना है। आई होप ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, बहुत ही इजी वाला पार्ट है डुअल का। ठीक है, साइन साइन नहीं चेंज होती भाई, सिंबल चेंज हो रहा है। टोटोलॉजी का टी का सी होगा, सी का टी हो जाएगा, टी के जगह सी आ जाएगा, सी के जगह टी आ जाएगा, एंड के जगह और के जगह पे एंड। ठीक है, इतना ही बदलाव डुअल के अंदर होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद वाला जो पार्ट है थोड़ा सा इसके बाद वाला जो पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, वो यहाँ पर है, वो स्टार्ट होता है अब निगेशन।
ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये जो क्या कहते हैं सोल्यूशन यहाँ पे आया है या फिर नेगोशिएशन की तो मैं बात यहाँ पे है, देखो आपने बड़ी चीज़ें वो पढ़ी होगी ना, होता है ना फॉर एग्जांपल देखो मैथ्स के अंदर हम लोग -1 मल्टीप्लाइड बाय 3x+4 अगर दे रखा हो, क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइंस भी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -3x, ये प्लस माइनस -4 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे प्लस के जगह माइनस हो गया, प्लस के जगह, राइट, साइन भी चेंज हो गए, वैल्यूज भी तरीके से क्या है, इसी तरीके से निगेशन भी है, बट कुछ इसके अंदर चीज़ें ऐसी होती है तो थोड़ी सी अलग होती है, वो समझना हमें जरूर। बट आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, मतलब आपने ये बताया ठीक है, बट इसको प्रूफ कैसे किया, तो ये प्रूफ हुआ है विथ द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल्स क्या होती है वो तो आपको सिखा दी गई है, ठीक है। अगर आपको लगता है, आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट आता है, अगर आपको लगता है क्या सच में ये ऐसा है, नहीं करना आपने, आपने सीधा सीधा ट्रुथ टेबल बना लो, ठीक है। सीधा सीधा क्या करना है भाई, ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना दो और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आंसर हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, ओके। कंजंक्शन क्या बोलता है, कंजंक्शन क्या होता है हमारा, एंड, राइट। तो निगेशन, राइट, निगेशन ऑफ कंजंक्शन की अगर मैं बात करूं, निगेशन ऑफ कंजंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू अगर मैं बोलूं, तो भाई साइन भी चेंज हो गई, अब निगेशन पी हो गया, अब यहाँ पर साइन इसकी भी चेंज होती है निगेशन की, ठीक है। तो एंड के जगह पे और हो गया और क्यू का भी क्या हो गया, ठीक है। तरीके से यहाँ पे चीजें होती है, ठीक है। अब आप, आपके लिए होमवर्क है भाई, आपके लिए होमवर्क बोलो या फिर मैं आपको बोलता हूँ, चलो मैंने जो ये बताया इसके ऊपर आप विश्वास मत करो, ठीक है। मैं उल्टा आपको ये कहता हूँ, मैंने ये जो आपको बताया ना अभी, इसके ऊपर ना आप लोग विश्वास ही ना करो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप लोग ना ट्रुथ टेबल बना के देख लो, ठीक है। सीधा सीधा मेरा कहना ये है, इसके ऊपर आप लोग विश्वास ना, मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा है तो मुझे पता है ये ऐसा है, ये सही है, ये मुझे पता है, बट मेरा आपसे ये कहना है कि भाई आप लोग ना इसके ऊपर भरोसा मत करो, आप लोग क्या करो, आप लोग ना ट्रुथ टेबल बना दो। मैंने तो आपको समझाया अभी ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है, राइट, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा, फिर ट्रुथ टेबल कैसे बनने वाला है ना। तो एक काम करिए, ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आप मेरे को बताइए वेरीफाई करके कि यार सच में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, या सच में ये सही है या नहीं, ये आप खुद मेरे को यहाँ पे बता। क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि इक्विवेलेंसी प्रूफ करनी है भाई आप। इक्विवेलेंसी हम लोगों ने देख ली है, ठीक है, इक्विवेलेंसी हम लोगों ने समझ ली है, तो एक पार्ट आपके पास ये है, एक स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट ये है, ठीक है। अगर ये इक्विवेलेंट है तो भाई समझ लेना सर ने जो बोला है वो सही है, ठीक है, वो तो 100% है ही, मुझे पता है, बस आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। फिर भी अगर किसी ने आप बोला कि भाई गलत है तो फिर आपने गलत सॉल्व किया ऐसा मैं, ठीक है। उसके बाद निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है, इसी को भी इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करके देखोगे, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन डिसजंक्शन क्या बोलता है, पी और क्यू, तो भाई नेगेटिव पी आ गया और के जगह पे एंड आ गया और नेगेटिव क्यू हो गया, इतना ही तो आसान है। तो कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन में दिक्कत नहीं आती बच्चों को, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन में बच्चों को दिक्कत हमें नहीं आती है समझने में, ठीक? बहुत सिंपल है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कहाँ होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इम्प्लीकेशन, और इम्प्लीकेशन के अंदर ही, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं इम्प्लीकेशन के अंदर ही कंफ्यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज, इसको बस इतना याद रख लेना है,
निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन जो होगा, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन जो है, तो बस अभी के लिए आप याद कर लो भाई, निगेशन ऑफ पी टाइम्स क्यू विल बी पी एंड नेगेटिव क्यू। negation of P implies Q will be P and negative Q। ये P and negative Q, ये बस आप ये अभी के लिए याद रखना। डिटेल में हम लोग आएंगे आप लोग को, जब मैं सॉल्व करके दूंगा, जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तब मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी के लिए भाई ये याद कर लो, और इसी के आधार होता है अपना अगला वाला पार्ट, तो है बाय कंडीशनल वाला, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल क्या बोलता है, if P then Q, राइट। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है ना, बाय कंडीशनल की जब हम लोग बात करते हैं, भाई ये क्या बोलेगा, P implies Q एंड P implies Q एंड Q implies P। मतलब देखो सिंपल है, अगर P implies Q है तो Q implies P भी तो होना चाहिए, तभी तो वो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट रहेंगे, राइट। तो P implies Q एंड Q implies P, ये दो कंडीशंस आपके पास है। ठीक है, दो सिचुएशन, दो कंडीशंस आपके पास। अब इसका निगेशन हमको यहाँ पे क्या करना है भाई, इसका निगेशन जो है हम लोग यहाँ पे देखना है। अब यार देखो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, P इम्प्लाइज Q को P एंड नेगेटिव Q रहता है, तो यहाँ पर P इम्प्लाइज Q को P एंड नेगेटिव Q होगा, और ये जो बीच का साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड के जगह पे और हो जाएगा, और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P अगर आप देखोगे होगा Q एंड नेगेटिव। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन को ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बाय कंडीशन। निगेशन ऑफ की को, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन जो होता है उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस बाय कंडीशन। आसान है, राइट, ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई ये हमारा अलजेब्रा है भाई, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स बेसिकली, ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग को समझनी है भाई। ये तो आपको याद ही करना है, यहाँ समझ में भाई याद करना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली है ये सारी चीजें। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि ये याद करने मतलब लॉजिकल चीज है ये। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट लॉ जो है, ठीक है, ये समझ लो भाई, P एंड P हमेशा क्या रहेगा भाई, राइट, क्या रहेगा भाई, राइट। P एंड P क्या रहेगा, P और P क्या रहेगा यहाँ पे, और P भी P रहेगा। कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इफ, कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली वही हो गया ना भाई, A प्लस बी जो है वो इक्वल होना चाहिए B प्लस ए, राइट। कम्यूटेटिव लॉ तो इस तरीके से हो गया, A प्लस बी अगर सेम है तो भाई B प्लस बी भी, तो B प्लस ए भी तो सेम होना चाहिए, राइट। A प्लस बी करो या B प्लस ए करो तो एक होना चाहिए, इस तरीके से ये कम्यूटेटिव लॉ है, राइट। चलो, अब समझ में आ गया होगा, कम्यूटेटिव लॉ इतना आसान है, राइट। तो P एंड और Q इक्वल टू Q और P, राइट, एंड P एंड Q शुड इक्वल टू Q एंड P, राइट। ये बेसिकली हमारा कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, देखो तो भी A प्लस बी प्लस सी के तरीके से समझते हैं, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी अगर यहाँ पर है तो क्या मैं इसको A प्लस बी प्लस सी तो नहीं, सी भी तो लिख सकता हूँ, सेम ही तो है, कुछ फर्क है क्या इसमें, अल्टीमेटली A प्लस बी प्लस सी होना है यहाँ पे, करेक्ट है। तो भाई A प्लस बी पहले ऐड करूँ, A प्लस बी पहले करूँ या B प्लस सी पहले करूँ, अल्टीमेटली आंसर तो सेम आना है। वही यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ है भाई, एसोसिएटिव लॉ भी उसी तरीके है। तो P एंड Q एंड R अगर है
तो भाई यहाँ पर इसको हम लोग पी एंड क्यू पहले लिख सकता हूँ मैं, एंड आर भी लिख सकता हूँ, या पी एंड क्यू एंड आर भी लिख सकता हूँ। भाई एक ही तो बात हो गई, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे एसोसिएशन लॉ जो है आप समझ करेक्टिवली, ठीक है। तो एंड और दोनों के लिए सेम ही है भाई, पी और क्यू और आर अगर लिखा है, पी और क्यू और आर अगर मैंने लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना, वो ये लॉ ना इस तरीके से है, जैसे ए मल्टीप्लाइड बाय अगर बी प्लस सी अगर मैं करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी, राइट। इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, राइट। उसी तरीके से थोड़ा इसको आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब ऐसा ही है बेसिक, ऐसा ही यहाँ पर ये है भाई। पी एंड क्यू और आर अगर आप देखोगे, भाई पहले पी एंड क्यू होगा, पी एंड क्यू आ गया, और ये बीच का साइन और जो है, और पी एंड आर हो गया। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद भाई और के लिए मीन सेम ही हो गया ना, पी और क्यू एंड आर अगर है तो पहला आएगा पी और आर, एंड ये जो बीच का साइन है पी और आर, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में तरीके से इसको आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद भाई लेट अस टॉक अबाउट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, यार देखो निगेशन वाला हम लोगों ने पार्ट देखा था, राइट। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली वो निगेशन वाला पार्ट है। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू अगर आप देखोगे तो इट विल बी नेगेटिव पी एंड नेगेटिव पी और आर, जब निगेशन लोगे तो साइन चेंज हो जाएगी। तो डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोग थोड़ा सा, यानी डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोग वो निगेशन वाला भी बोल सकते हैं। भाई अगर नेगेटिव है, निगेशन अगर लेते हैं तो साइन यहाँ पे चेंज, राइट। उसके बाद आइडेंटिटी लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता है, बहुत बार यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है व्हेन वी नो गो फॉर सिंपलीफिकेशन। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, पी एंड टी टोटोलॉजी, मतलब पी एंड टी विल ऑलवेज बी, पी एंड सी विल ऑलवेज बी सी, ठीक है। अच्छा ये बेसिकली मतलब इसको प्रूफ करने के लिए भी हमेशा हम लोग ट्रूथ कंसिडर करेंगे, ट्रू एंड ट्रू विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू, ऐसा होता है, ठीक है। तो सी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन फॉल्स के लिए होता है, राइट। तो ट्रू एंड फॉल्स विल ऑलवेज बी फॉल्स, राइट, इसका मतलब, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ, ठीक है। पी और सी, पी और सी क्या होता है, ट्रूथ और फॉल्स अगर लिखे तो हमेशा ट्रूथ होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ट्रूथ मतलब पी आ गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पी होगा, ठीक है। बस ये एक स्पेशल केस रहेगी आपकी, ठीक है। टी और टी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टी, ठीक है। टी और टी इक्वल्स, टोटोलॉजी वाला टी हमेशा ये रहेगा, ठीक है। टोटोलॉजी वाला टी हमेशा ये रहेगा, इसे याद रखना हमेशा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंड के बीच में यही फर्क है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, भाई कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अपोजिट की बात कर रहे हैं भाई हम लोग, राइट। अपोजिट भाई इसको भी थोड़ा सा ट्रुथ टेबल के हिसाब से समझ, अब पी एंड नेगेटिव पी, राइट। सो ट्रूथ एंड नेगेटिव पी इज फॉल्स, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब हो गया सी, तो यहाँ पे आ गया सी, राइट। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, पी एंड नेगेटिव पी ऑलवेज, ठीक है। पी एंड पी और नेगेटिव पी ऑब्वियसली हमेशा क्या होने वाला है, ट्रुथ होने वाला था, इसलिए false हो गया, राइट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लॉ जो होगा यहाँ पे पी और नेगेटिव पी ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद वी हैव एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ बेसिकली क्या बोलता है,
एब्जॉर्प्शन लॉ भी, ये देखो इसका ट्रुथ टेबल अगर आप देखोगे, इसका ट्रुथ टेबल अगर आप देखोगे, अल्टीमेटली ये क्या आने वाला है, ये अल्टीमेटली आपका पी ही आने वाला है, राइट। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए ये हम ना अपना क्या हो गया भाई, एब्जॉर्प्शन लॉ बेसिकली यही बोलता है। अल्टीमेटली इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आना तो अल्टीमेटली पी है, इसलिए ये जो वैल्यू है इस तरीके से एब्जॉर्ब हो चुकी है, आप बोल सकते हैं। कंडीशनल लॉ देखो, कंडीशनल लॉ तो आपको मैंने बताया ही है, ठीक है। P implies Q will be negative P and Q, ठीक है। निगेशन हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक है, निगेशन में P implies तो है, तो अपन ने क्या देखा था, P and नेगेटिव Q देखा था, ठीक है। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन जब हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये जो कंडीशन लॉ है वो इसी का निगेशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसी का निगेशन मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पी और क्यू हो जाएगा, राइट। सो कंडीशनल लॉ इज निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इसको ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है का ये निगेशन है, तो आप यहाँ पे कंडीशनल लॉ को यहाँ पे बोल सकते हो, implies q will always be what, negation of p और q, ठीक है। ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इसको डिटेल में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब आपको ये सॉल्व करवा के दूंगा, ठीक है, और इसको प्रूफ भी करवा के दूंगा। अभी के लिए बस ये याद रखना, एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चंस अगर जैसे 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये यूज़ किया जाएगा, बट मेजरली ना यहाँ पर क्या होता है, मेजरली यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है, ये जो कम्यूटेटिव लॉ है, इन सब लॉज का एसोसिएटिव लॉ है, इन सब लॉज को ही यूज किया जाए, क्योंकि सी मार्क्स में, मार्क्स को क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर भाई हमारा डिपेंड करता है, भाई हम लोग को क्वेश्चन का जो डेप्थ है, क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है, वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है, तरीके से यहाँ पे। और भाई यार सिंपल है, आप देखो, है ना, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे है। अब आगे इसको और समझते हैं, बाय कंडीशनल। भाई बाय बाय कंडीशनल तो अभी भी आपको ऑलरेडी बता रखा है, राइट। बाय कंडीशनल हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, क्या होता है, और ऑलरेडी हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये है भाई अबाउट क्या कहते हैं हम लोग, अलजेब्रा ऑफ स्टेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ हमेशा याद रखना भाई दोस्तों, एग्ज़ाम पास में आ रही है, सारी चीज़ें हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अभी ये ज़माना जो चल रहा है ना फिलहाल, ये ज़माना ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को ना हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ता है। पहला ज़माना था जहाँ पर हार्ड वर्क करने से काम होता था, अब यहाँ पर ज़माना ऐसा है सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चलेगा, अब यहाँ पे आपको स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, लोगों से 2 कदम आगे भी रहना पड़ेगा। मतलब सोच जो है हमारी उस तरीके से हमको डेवलप करनी, सोच है हमारी उस तरीके से यहाँ पे इम्प्रूव भी करनी पड़ेगी, कि वी हैव टू गेट इन दैट स्मार्टनेस इन आवर थिंकिंग, राइट। हमारा जो हमारी जो सोच है उसको थोड़ा सा 2x बनाना पड़ेगा, सो दैट वी आर 2 स्टेप्स अहेड फ्रॉम, है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, राइट। और इस कंपटीशन के दौर में अगर सक्सेसफुल बनना है, आगे जाना है, तो भाई 2 कदम आगे होना ज़रूरी है, 2 कदम आगे रहकर सोचना बहुत ज़रूरी है, राइट। और वो जो स्मार्टनेस है हमारे जीवन में वो इसी तरीके से यहाँ पे डेवलप होता है, राइट। इसके बाद हम लोग स्विचिंग सर्किट्स के बारे में यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब ये जो सर्किट्स है, इसका बेसिक समझने के लिए पहली बात तो S1 से पहले है क्या हमारा, सबसे पहले है हमारा S1, ठीक है। तो S1 जो है, S1 जो है इट स्टैंड्स फॉर P, ठीक है। बाद S2 जो है
ये क्या होता है, Q होता है। S3 जो है ये क्या होता है हमारा, R होता है। और मान लो S1 डैश अगर है तो वो होगा निगेशन ऑफ P। S2 डैश अगर है तो होगा निगेशन ऑफ Q। और S3 डैश अगर है तो वो होगा निगेशन ऑफ R। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो है हम लोग डिनोट करते हैं। एंड L जो है भाई, L बेसिकली ये लैम्प को इंडिकेट करता है। ये सर्किट यहाँ पे देखो, लॉजिक या कॉमन सेंस की अगर यहाँ पे हम बात करें, आपके घर में, आपके स्टडी रूम में, कहीं पर भी आप जाते हो, तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना हमारे घर में, वो पैरेलल कनेक्टेड सर्किट होता है। ठीक है? पहले ना जमाना था, पुराने जमाने में क्या होता था, तो टीवी हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, ये सब चीज़ एक सीरीज में कनेक्टेड होती, सीरीज में कनेक्टेड होती थी। मतलब क्या, एक ही बटन पे लाइट भी लग रहा है, फैन भी लग रहा है। जब घर में अगर दो लाइट्स है, तो पहला अगर जैसे मान लो राइट हैंड साइड ऑफ द वॉल पे अगर बटन है, बटन दबाते ही उसके ऊपर जो ट्यूब होगी वो लगेगी। अगर वो ट्यूब चलेगी तो फिर आगे करंट आएगा तो फैन लगेगा। फैन लगने के बाद आगे जो दूसरा लाइट है उसके तरफ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और वो लाइट लगेगा। ठीक है, ऐसा ये सर्किट पहले होता था और वो सर्किट कंप्लीट किया जाता था। अब उसमें दिक्कत क्या आती थी, मान लो अगर मैंने ट्यूब लगाई है, अगर ट्यूब अगर मेरी खराब हो गई तो करंट जो है ना फैन और आगे वाले बल्ब तक जाता ही नहीं। अगर ट्यूब खराब हो गई तो पूरा का पूरा घर जो है ना वो बिना फैन और बिना लाइट के रहता। भले ही वो बल्ब और ये जो फैन है वो अच्छा है, फिर भी ये ट्यूब खराब होने के वजह से, वो सर्किट ब्रेक होने के वजह से आगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। पहले नंबर ऑफ स्विचेस कम होते थे। अब उसको सोल्यूशन क्या आ गया, तो भाई जितने भी अप्लायंसेस है उन सबको पैरेलली कनेक्ट किया गया। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट करके सेपरेटली इलेक्ट्रिसिटी जो है उन तक पहुंचाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो है तो कनेक्शन है हमारे घर में, वो पैरेलल कनेक्शन का यहाँ पे खोज हुआ। क्या, अब उसका बेनिफिट क्या है, ट्यूब खराब हो गई तो सिर्फ ट्यूब ही खराब होगी, ट्यूब खराब होने की वजह से बाकी के अप्लायंस नहीं चल रहे, ऐसा नहीं होगा। राइट, तो जो खराब हो गया भाई उसको रिपेयर करवा दो, बटन चालू करो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें फिर यहाँ पे स्टार्ट हुई हमारे घर में। अब ये जो सर्किट है ना, ये जो स्विचिंग सर्किट्स है वो भी इसी तरीके से है भाई दोस्तों। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्या आएंगे आप समझ लो। एक तो ये सर्किट दिया जाएगा, आपको पी और क्यू के, पी क्यू एंड आर के फॉर्म में इसका एक स्टेटमेंट बनाना है। राइट, और ट्रुथ टेबल पे उसको यहाँ पे प्रूव करना है भाई। ठीक है, जैसे मान लो ट्रुथ टेबल पे आप बताओ कि भाई ये टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है, वो बताओ। ठीक है, मे बी एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये सर्किट है, उसका एक स्टेटमेंट बनाना है और उसका इक्विवेलेंट या सिंपलीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट हमको बना के देना है। राइट, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 4-4 मार्क वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है की प्रैक्टिस हम लोग आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से करवा के लेने वाले हैं, क्योंकि 4 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और वो जो मार्क्स है ना आपके जाने नहीं चाहिए। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, भाई हम लोग आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, हमारा पार्ट ए जो है ये बस ये कंसेप्ट को बताने के लिए था। ठीक है, अब पार्ट बी जो आने वाला है आपके लिए, उसमें कई सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करवा के लेने वाले हैं आपके अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली, अब इसको समझ लो। अब ये पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो अब कैसे फॉर्म करना है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है? तो जब भी इन सर्किट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग इन सर्किट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एरोस। करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है वो देखना जरूरी। इसका मतलब करंट यहाँ से इधर से फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भी ध्यान देना हमेशा।
करंट यहाँ से ऐसा फ्लो हो रहा है, करेक्ट है भाई। सर्किट जब बनने वाला है वो भी इसी डायरेक्शन से बनना चाहिए स्टेटमेंट, राइट। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, ये जो है ना ये कंप्लीट पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, और S3 जो है ये इस पूरे इस सर्किट के साथ में सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर S1 S2 S1 डैश S2 डैश, ठीक है, कैसे कनेक्टेड है, S1 एंड S2 इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब सीरीज में कनेक्टेड हो, और सीरीज कनेक्शन हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं, और पैरेलल कनेक्शन हम लोग और का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमेशा ये याद रखना। अब अगर मैं इसको देखूं, S1 स्टैंड्स फॉर, अब देखो ये सीरीज में नहीं, ये पैरेलल में कनेक्शन है, तो इसके लिए अलग से ब्रैकेट बनेगा, ठीक है। तो ये बड़ा सा ब्रैकेट मैंने यहाँ पे पहले बना लिया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्या बोलेगा, पहले ये दो कनेक्शन में देख लूं ऊपर से, S1 एंड S2। S1 एंड S2 क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, राइट। तो P एंड Q ये सीरीज में कनेक्टेड है। ये जो P एंड Q है इसको पैरेलली कनेक्टेड कौन है, S1 डैश एंड S2 डैश, और S1 डैश S2 डैश तो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये भाई और यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। बट S1 डैश एंड S2 डैश तो सीरीज में कनेक्टेड है। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव P एंड नेगेटिव Q, ठीक है। अब ये पूरा ब्रैकेट ये जो है मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये सीरीज ये S1 S2 सीरीज में कनेक्टेड है तो P एंड Q आ गया। अब उसी को पैरेलली कनेक्टेड है S1 एंड S2 डैश, राइट। तो भाई पैरेलल कनेक्टेड है तो और साइन ले लिया मैंने यहाँ, ठीक है। बट नेगेटिव है ना, डैश है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव P एंड नेगेटिव Q। अब इस पूरे चीज को, ये क्या है भाई, S3 कनेक्टेड है सीरीज, राइट। सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो एंड यहाँ पे यूज, यहाँ पे क्या हो जाएगा S3 R, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा, पहला तो इसका ट्रुथ टेबल, ठीक है। दूसरा सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना है इस, ठीक है। ये दो तरीके के क्वेश्चन आप, राइट, ये दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और 4 मार्क्स। इन सब की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करवा के लेने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है आप लोगों की पार्ट बी के अंदर, बेस्ड ऑन दिस पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया भाई सारा हमारा, ये हो गया भाई सारा हमारा मैथमेटिक्स लॉजिक के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे, जितने भी टाइप्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। और जैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस के लिए भाई बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, तो आप सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम में आपके 8 मार्क फिक्स होंगे, 7 से 8 मार्क आप फिक्स हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से करवाऊंगा, कि मैं करवाऊंगा, अगर वो अच्छे से कर लोगे तो आपके 8 मार्क्स की गारंटी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ भाई दोस्तों, ठीक है भाई। चलो इसके साथ एक और न्यूज़ है आपके लिए, राइट। फ्रॉम 1 दिसंबर हमारा ये नया बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, राइट। बोर्ड का एग्ज़ाम अभी यहाँ पे पास में आ रहा है, उन सभी लोगों के लिए भाई कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट रिवीजन काइंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे है। पूरा सपोर्ट यहाँ पे आपको हमारे तरफ से मिलने वाला है, राइट। तो दिस प्रोग्राम या दिस सेशन या बोलो या ये जो कोर्स है हमारा, ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 25 1 फरवरी 26 तक यहाँ पे चलता ही है, ठीक है। CET का भी कुछ पार्ट यहाँ पे कवर होने वाला है शायद, है ना।
और सारे डाउट सेशंस होंगे और सारा बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज है, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आपके सॉल्व करवाए जाएंगे। एंड बस जुड़िए फिर हमारे साथ, राइट, और आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर भी करवा लेंगे हम लोग। और हम लोग हमेशा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, सो दैट यू गाइस कैन स्कोर बेटर मार्क्स। मार्क्स अच्छे लाने क्यों है, जिन लोगों को आईआईटी में जाना है ना, उन लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। 80% मार्क्स तो बोर्ड में आपको मिनिमम लाने भी चाहिए, राइट। और ये 80% मार्क्स लाने के लिए भाई हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं, गेट दीज रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है। यू गाइस, मिलते हैं हम लोग यही इस कोर्स के अंदर, राइट। देन हैव अ ग्रेट टाइम दोस्तों।